हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों पर होंगे। सबसे पहले गाइस हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि टीचर्स का हमारे जो लाइफ है उसमें बहुत ही अहम रोल होता है। वो हमें रास्ता दिखाते हैं, सही सही चीज़ें बताते हैं, जिससे कि हम एक अच्छे लीडर बन पाते हैं। सो हैप्पी टीचर्स डे अगेन। एंड आज के इस वीडियो में हम JNU यानी जैसे कि मैंने पोल क्रिएट किया था, तो JNU को लेकर स्टूडेंट्स ने ज़्यादा पोल दिए हैं, तो इसीलिए मैं JNU का 2019 का कंप्लीट सोल्यूशन बताऊंगा। फिर हम छोटा सा डिस्कशन करेंगे, यानी JNU कितनी अच्छी है, कट ऑफ कितना है, और वो सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी JNU का खास तौर पे टारगेट कर रहे हैं। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिटर हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और वीडियो अगर आपको लास्ट में अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। सो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपको दिख रहा होगा, वो है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू व्हाट। देखिए, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं था, इतना बेकार क्वेश्चन था ये, क्योंकि 2019 का जो पेपर है 2019 का जो पेपर है वो बहुत ही ज़्यादा ही आसान था, इसलिए कट ऑफ बहुत हाई चला गया था। बहुत ही ज़्यादा इन द सेंस कि बहुत 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 बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने, तो इसलिए उसी हिसाब से हम आंसर भी देंगे फटाफट। तो 1 नैनोमीटर आपको पता है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश करूँ तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 10 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा सिंपली, यानी 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। इसको जो है मैं यहाँ पर निशान लगा देता हूँ, 10 एंगस्ट्रॉम। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास वह एक्सरे बीम कंसिस्ट ऑफ। अब देखिए, एक्सरे बीम, एक्सरे क्या है, एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो एक्सरे अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो क्लियर सी बात है, इसमें इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, प्रोटॉन तो होगा नहीं, न्यूट्रॉन तो होगा नहीं, क्या होगा, फोटोन होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर। देखिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को आप कभी भी पोलराइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो इसमें पार्टिकल्स होते हैं वही पैरेलली मूव कर रहे होते हैं, और अल्टीमेटली हमें पैरेलल वाले कंपोनेंट को ही हटाना होता है। सो वी कैन नॉट पोलराइज दी लॉन्गिट्यूडनल वेव, जस्ट लाइक एग्जांपल साउंड वेव। साउंड वेव कैन नॉट बी पोलराइज्ड। तो ध्यान रखिएगा, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कभी हम इसको पोलराइज कर ही नहीं सकते, सो दैट्स व्हाई लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर ऑलवेज अनपोलराइज्ड। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू डूलंग-पेटिट्स लॉ। अकॉर्डिंग टू डूलंग-पेटिट्स लॉ द एटॉमिक हीट विच इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ एटॉमिक वेट एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन द सॉलिड स्टेट इज। तो देखिए, इसका भी आंसर बहुत ही ईजी आ जाएगा। हमें वो कह ही रहा है कि एटॉमिक वेट एंड जो एटॉमिक हीट होता है वो होता है एटॉमिक वेट मल्टीप्लाई बाई CV। अब डूलंग-पेटिट लॉ के अकॉर्डिंग CV हमेशा कांस्टेंट होता है 3R। तो अगर ये 3R हो गया तो यानी एटॉमिक हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट। तो इंक्रीजेस विद एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक वेट जो होता है वो एटॉमिक नंबर के साथ बढ़ता है, इसलिए एटॉमिक हीट भी बढ़े। थर्मोकपल, थर्मोकपल क्या है? थर्मोकपल इज अ सेंसर टू मेजर अ टेम्परेचर। ये एक सेंसर होता है, एक डिवाइस होता है जो टेम्परेचर को मेजर करता है। सो दैट्स वाई आंसर इज डी। नेक्स्ट है, कह रहा है इफ़ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई देन साइन z का मॉडुलस कितना होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एग्जांपल के लिए इसको हम लिखेंगे साइन x प्लस आई वाई। इसमें फिर फॉर्मूला साइन x कॉस आई वाई प्लस कॉस x साइन आई वाई। अब कॉस आई वाई क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक x, साइन x कॉस हाइपरबोलिक y प्लस, और साइन आई वाई कितना होता है, आई साइन हाइपरबोलिक x, आई साइन हाइपरबोलिक y कॉस x। अब आपको इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके लिखना है, और यहाँ एक रूल लगाना है। रूल क्या होता है कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर y हमेशा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक y होता है। अब बस इसको कन्वर्ट करना है, आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक और साइन x वाला आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको बस इसको ओपन करना है, फिर यूज़ करना है कॉस आई वाई इज इक्वल टू होता है आपका कॉस हाइपरबोलिक y, और साइन आई वाई होता है आई साइन हाइपरबोलिक y। फिर इसको जैसा हम मॉडुलस निकालते हैं वैसा निकाल के इसको एक्सपैंड कर देना है ये फॉर्मूला यूज़ करके, ठीक है। बहुत ईजी है। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 7, द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। एक वेक्टर है हमारे पास i प्लस जे, और दूसरा वेक्टर है i प्लस जे प्लस के। क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द फंक्शन क्वेश्चन नंबर 8 द फंक्शन ax² माइनस bx हैज़ अ मिनिमा एट, या मिनिमा कब होगा, तो क्या करना होता है हमें उसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो dy/dx इज इक्वल टू 2ax माइनस बी, इसको हम क्या करते हैं 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो x कितना आ जाएगा b/2 है, तो x इज इक्वल टू b/2 है। इसको अब अगेन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, d2² कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा, और a एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। देखिए a एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, यानी हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा, तो यानी मिनिमा कब होगा p/2a पे होगा। पार्टिकल ऑफ मास मूव्स इन अ सर्कल, ये ठीक है। वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि हर पॉइंट पर देखा जाए तो वेलोसिटी टेंजेंशियल होता है और फोर्स की डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है, जो कि परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। सो डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, सो दैट्स वाई 0 इसका आंसर है। नेक्स्ट है, अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं आप ना, यहाँ पर आपको यूज़ करनी है लैग्रांजियन इक्वेशन। लैग्रांजियन इक्वेशन अगर आप यूज़ कर लेते हैं, क्या होता है d/dt del over del x डॉट इज इक्वल टू del over del x। इसको आप लिख, देखिए जो भी आपको फिट बैठ रहा है इसमें से चारों को चेक कर लीजिए, और ये देखिए कि जो मैंने अभी इक्वेशन बताई है ये इक्वेशन सही होनी चाहिए। ध्यान से देख लीजिए, ये इक्वेशन जो है 0 के बराबर आ जानी चाहिए। कोई एक ले लीजिए आप, ये सब आपको एल दिए हुए हैं, लेग्रांजियंस दिए हुए हैं, तो जब आप ऐसा कुछ करेंगे चेक करेंगे तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। कंसिडर 2 डायमेंशनल क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर। देखिए 2 डायमेंशनल क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर का एनर्जी क्या होता है, ENX NY इज इक्वल टू NX प्लस NY प्लस 1 H क्रॉस ओमेगा। क्लियर है, तो यानी NX प्लस NY प्लस 1 कितना आ जाएगा आपके पास 11 आ जाएगा, और NX प्लस NY इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। अब x प्लस वाई अगर 10 है तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 11 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। क्लियर सी बात है, कैसे, देखिए 1 प्लस 9, 9 प्लस 1, 0 प्लस 10, 10 प्लस 0, 6 प्लस 4, 4 प्लस 6, 3 प्लस 7, 7 प्लस 3, 5 प्लस 5, 6 प्लस 4, तो हो गया है। ऐसे 11 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 2 प्लस 8 और 8 प्लस 2 वाला भी होगा, तो 11 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो यानी 11 लेवल्स पॉसिबल है। नेक्स्ट ये कह रहा है हमें कि फॉर अ हाइड्रोजन एटम स्पेसिंग बिटवीन द सक्सेसिव इज गिवन बाय दिस एंड दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो देखिए हमें पता है कि एनर्जी जो होता है वो -13.6 n² होता है हाइड्रोजन के लिए, तो En+1 कितना आ जाएगा 13.6 ओवर n+1 का स्क्वायर। तो इसका हमें डिफरेंस निकालना है, तो डेल्टा n इज इक्वल टू -13, डेल्टा n इज इक्वल टू जो कॉमन आ गया 1 प्लस n² माइनस n+1 का स्क्वायर। इसको आप करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे जो आएगी आपके पास कुछ ये स्क्वायर वाला टर्म आएगा, तो अगर n बढ़ता है तो डेल्टा n घट जाएगा। इसको बस आपको एक्सपेंड करना है, उससे आंसर आ जाएगा। तो यानी डेल्टा n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू समथिंग n² n+1², यानी n बढ़ेगा तो डेल्टा n घटेगा, n बढ़ेगा तो डेल्टा n घटेगा। सॉरी, ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है कंसिडर 2 डायमेंशनल, ये तो हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। अब ये कह रहा है हमारे पास कि इफ़ h इज़ द रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट द स्पीड ऑफ लाइट। देखिए हमें पता है कि प्लांक्स कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, जो प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है ml/t-1। स्पीड ऑफ लाइट तो हमें पता है LT-1, और हमारे पास g, तो एक सेकेंड, h इज इक्वल टू कितना होता है ml/t-1, और c का तो हमें पता है LT-1, और g का कितना होता है, g का होता है m-1 L3t-2। अब इसको अब मुझे चेक करना है कि इसका जो है लेंथ का किसका आ जाएगा। तो आपको या तो आप चारों को चेक कर लीजिए, या नहीं तो एक तरीका होता है डायमेंशनल एनालिसिस में कि आपको जो डिपेंडेंसी दी हुई है, जैसे कि लेंथ ऑफ दी जो लेंथ का जो डायमेंशन है वो इन 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, तो आप वो बड़ा वाला जब हम तरीका लगाते हैं ना कि समथिंग L जो होगा वो डिपेंड करेगा h क्रॉस की पावर a, c की पावर b और g की पावर c पर, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, फिर ABC की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप चेक कर लीजिए तीनों को। जब आप चेक करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा, जो कि आने वाला होगा जब आप चारों को ही चेक करेंगे ना तो देखेंगे कि जो ऑप्शन डी है, यानी कि ये है √m²
एच क्रॉस जी ओवर सी क्यूब, ये वाला आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। यानी इसी क्वांटिटी का जो डायमेंशन है वो लेंथ के डायमेंशन के बराबर आ जाएगा। तो ज़्यादा मुश्किल ये नहीं है, तो ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये कह रहा है कि एन आइडियल गैस अंडरगोज आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम V1 टू V2 द एन एंट्रोपी चेंज पर मोल, यानी एक मोल के लिए। तो हमें पता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जो डेल्टा क्यू है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और आइसोथर्मल एक्सपेंशन में ये चीज़ जीरो हो जाती है, यानी इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो हो जाता है, तो ये वर्क डन के बराबर है। और वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन वो होता है nRT। अगर हम V1 से V2 की तरफ जा रहे हैं, पर मोल की बात हो रही है, तो एक मोल हो जाएगा RT ln V2/V1। तो डेल्टा डब्ल्यू पता चल गया, यानी डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर है, डेल्टा क्यू के बराबर है। तो एंट्रोपी चेंज कितना होता है, डेल्टा Q/T, तो यानी R ln V2/V1। तो ये आ जाएगा आपके पास R ln V2/V1। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, इफ टू level atom the energy gap is E, the probability of finding the atom in the excited state at temperature T will be। देखिए जो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है ना, प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एनर्जी, किस एनर्जी स्टेट की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सम ऑफ ऑल एक्सपोनेंशियल ऑफ दैट एनर्जीज। ठीक है, तो हमें निकालनी है एनर्जी गैप ई दिया हुआ है, तो मुझे ई के लिए ही निकालना है एट दी एक्साइटेड स्टेट। ई के जैसे मान लीजिए एक एनर्जी ये 0 पर है और एक ई पर है, तो डिफरेंस ई आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ई बीटा ई, 0 के लिए तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस ये बीटा ई। ठीक है, इसको आप नीचे भी लिख सकते हैं, तो नीचे लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस दिस। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। इसको आप नीचे ले जाइए, मैं जो कह रहा हूँ आपको, ठीक है, इसको नीचे ले जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 16, द ब्लैक। देखिए केमिकल पोटेंशियल जो होता है, जो परफेक्टली ब्लैक बॉडीज़ होती हैं उनका जीरो होता है हमेशा। जो परफेक्टली ब्लैक बॉडीज़ होती हैं उनका केमिकल पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है, तो इसमें तो कोई डुअल थिंकिंग है ही नहीं। नेक्स्ट है द ब्लैक, ये हो गया। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे पास वो क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है कंसिडर मोमेंटम कंजर्वेशन एक्सपेरिमेंट दिस। M1 में मुझे इतना एरर दिया हुआ है, V1 में मुझे इतना एरर दिया हुआ है और V2 में मुझे इतना एरर दिया हुआ है, तो मुझे M2 में फ्रैक्शनल एरर निकालना है। तो M2 जो होगा इस केस में आपके पास वो होगा M1 V1 ओवर V2, ये V2 है। सो डेल्टा M2/M2 इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा M1/M1 प्लस डेल्टा V1/V1, ये डेल्टा V1 है, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, और प्लस डेल्टा V2/V2, ये डेल्टा ये V1। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। देखिए ये आपको डेल्टा M1 की वैल्यू दी हुई है, ये डेल्टा V1 की वैल्यू दी हुई है, ये डेल्टा V2 की वैल्यू दी हुई है, ये M1 है, ये V2 है, V1 है और ये V2 है। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास डी आ जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन है, मैंने मेथड बता दिया आपको। नेक्स्ट कह रहा है इलेक्ट्रॉन हैज़ अ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड एक्यूरेट टू 0.01%, विद व्हाट एक्यूरेसी कैन वी डिटरमाइन दी पोजीशन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। देखिए इसमें हमें यूज़ करना है अप्रॉक्सीमेट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज इक्वल टू एच। तो अब यहाँ से डेल्टा एक्स निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34 ओवर डेल्टा पी, यानी मास इंटू वेलोसिटी, इसका 1%, इसका 0.1%। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन है, कुछ ज़्यादा पेपर में कुछ था नहीं। नेक्स्ट है 100 वोल्ट इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 2.5%, इंटेंसिटी निकालनी है 3 मीटर पे। हमें पता है कि जो इंटेंसिटी होता है वो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है। तो यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा, 4πr², एक सेकेंड, 4πr² इंटू टी हो जाएगा। बस इसमें हमें पुट करना है पर सेकंड के लिए, तो निकाल दीजिए। ये E/T हो गया आपके पास पावर, ये तो हो गया आपके पास पावर, और ये 4πr²। ठीक है, यहाँ से पुट कर दीजिए, तो आंसर आप जब निकालेंगे तो 0.022 ही आ जाना चाहिए। नेक्स्ट है 2 मिली वोल्ट, इसमें बहुत आसान है। एनर्जी इज इक्वल टू NH न्यू होता है, तो आपको इसमें पावर दी हुई है, पावर यानी एनर्जी पर यूनिट सेकंड, तो पावर इज इक्वल टू H न्यू इज इक्वल टू N। इसमें आप ये फॉर्मूला लगाइए तो आंसर मिलने वाला है वो 5 इंटू 10⁻15 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला और कुछ नहीं है।
द एडियाबैटिक, हाँ इसमें थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या करना है आपको। हमें पता है कि जो एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी होती है वो -1/v dv/dp होता है। अब फ़ौरन एक सेकंड, -1/v dv/dp, और जो आइडियल गैस है, आइडियल गैस के लिए PV = nRT होता है। तो dv/dp कितना आ जाएगा, -nRT/p²। तो इसमें आप पुट कर दीजिए इसको, तो बीटा = 1/p आ जाएगा। ठीक है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट कह रहा है द एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 किलोग्राम ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस मेल्ट्स रिवर्सिबली टू दी, बहुत ही आसान है। डेल्टा एस जो होता है इन केस में वो ml/t होता है। आपको L दिया हुआ है, T दिया हुआ है, M दिया हुआ है, डायरेक्ट पुट करके आप सॉल्व कर दीजिए। 1.22 किलो जूल पर केल्विन। क्या बोला मैंने, डेल्टा एस = ml/t, M दिया हुआ है आपको 1 किलोग्राम, आप इसे ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको L दिया हुआ है 79.6 कैलोरी पर ग्राम, और T दिया हुआ है 273 केल्विन यानी 0 डिग्री सेल्सियस, तो 1.22। तो एंट्रोपी चेंज ये हो गया। यहाँ पर कह रहा है a burst of 10⁻14 electrons uniformly accelerated to this energy stopped by the copper target block of this mass। ठीक है, तो इसमें हमें बस ये लिखना है टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो mc डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या करना पड़ेगा, 10⁻14 इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना पड़ेगा, 15 × 10⁻6 1.6 × 10⁻⁻90। उसको हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर दिया। मास दिया हुआ है 100 ग्राम और C दिया हुआ है 0.09, और आपको डेल्टा टी निकालना है। इस इक्वेशन को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका 6.3 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम डायमेंशन ऑफ वेयर h इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो देखिए इनमें से कौन से क्वांटिटी का h/e² की तरह ही डायमेंशनल फार्मूला है। तो जब आप इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने h का बताया आपको ml/2t-1 चार्ज का, तो आपको पता ही है क्या होता है a/t। तो इसे सॉल्व करना है आपको। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मेरे पास यानी B/A, उसका डायमेंशनल फार्मूला और इसका डायमेंशनल फार्मूला दोनों का सेम है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ CaCl इज सिंपल क्यूबिक लेटिस, ईच यूनिट सेल विल कंटेन ओनली 1 एटम, क्योंकि सिंपल क्यूबिक में तो केवल एक ही एटम होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फर्मी सरफेस। देखिए फर्मी सरफेस क्या होता है, जो ऑक्यूपाइड स्टेट होते हैं इलेक्ट्रॉन के और अनऑक्यूपाइड स्टेट होते हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने वाला एक सरफेस होता है, तो वो फर्मी सरफेस कहलाता है। अब ऑक्यूपेशन यानी कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से रिलेटेड है, क्योंकि फर्मियंस के लिए पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है। तो क्या होगा, ये डायरेक्टली एप्लीकेशन है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। फर्मी सरफेस इज द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट है व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन प्रोड्यूस्ड व्हेन अ इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 20 किलोवोल्ट इज ब्रॉट टू रेस्ट इन अ कॉलिजन विद हैवी न्यूक्लियस। बहुत ही आसान है, तो इसमें हमें क्या यूज़ करना है, E = आप h न्यू यूज़ कर सकते हैं। E = h न्यू यूज़ करिए, एनर्जी दी हुई है, h का वैल्यू आपको पता है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली 4.84 ही आ जाना चाहिए। ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिव डीके न्यूक्लियस कुछ नहीं है, E = hc/λ। बहुत ही आसान पेपर था। E आपको दिया हुआ है, h पता है, c पता है, लैम्डा निकालना है। बहुत ही ज़्यादा ही आसान पेपर था इस बार को। तो 920 पिकोमीटर आ जाएगा, फेम्टोमीटर आ जाएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे। मैंने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं, मैं बस आपको तरीका बता रहा हूँ, छोटे छोटे फॉर्मूले जो आपको याद रखने। कंसिडर अ प्लैनेट ऑफ मास m इन अ सर्कुलर मोशन विद द एंगुलर मोमेंटम L। द प्लैनेट ऑर्बिट्स a स्टार ऑफ मास m, द ऑर्बिट रेडियस इज r। इफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज चेंज्ड r to r/2, व्हाट वुड बी द न्यू एंगुलर मोमेंटम। देखिए एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड होता है किसी भी प्लैनेट का जब वो चारों ओर किसी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही होती है। तो यानी m1 v1 r1 इज इक्वल टू m2 v2 r2। देखिए ये हमारे पास है L2 बेसिकली। तो यहाँ पर ये क्या करना है मुझे, हमें पता है कि हम बस रेडियस को हाफ कर रहे हैं, तो ये इनिशियल था ही, तो L/2 हो जाएगा। नेक्स्ट है सोडियम वेपर एमिट्स अ येलो लाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू दी मिनिमम नंबर ऑफ रूलिंग्स। इसमें हमें रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। रिजॉल्विंग पावर जो कि होती है λ/Δλ इज इक्वल टू में n/n। तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ पर लैम्डा दिया हुआ है मेरे पास 589, डेल्टा लैम्डा आपको निकालना पड़ेगा 0.59, n की वैल्यू हो जाएगी 1, फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है, तो आपको n निकालना है। तो इसे सॉल्व करना तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मेरे ख्याल से 1000 के अराउंड आपका आंसर आ जाएगा। फिर वो कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोपेगेशन स्पीड। जब आप इसको कंपेयर करेंगे अपने इस इक्वेशन से, एक सेकेंड,
साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो के की वैल्यू कितनी हो गई 10, ओमेगा की वैल्यू हो गई 120, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, मीन्स 12। करेक्ट आंसर इज ए। कह रहा है एट अ टाइम टी इज इक्वल टू 0 सीरीज आरसी सर्किट इज हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द, तो यानी चार्जिंग के लिए इक्वेशन जो होती है v इज इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस ई की पावर टॉ बाई आर सी। आर सी की वैल्यू आप निकाल लेंगे, आर सी मीन्स टॉ, हाँ आर सी मतलब आर सी के टर्म्स में ही आंसर्स अगर आप देखें तो v इज इक्वल टू वी नॉट एक बार और लिखना पड़ेगा, और हमें कितने पे रीच कराना है 8, कितना दिया हुआ है 9, 1 माइनस ई बाई टी बाई आर सी, तो ये ई की पावर टी बाई आर सी इज इक्वल टू 1 माइनस 8 बाई 9 यानी 1 बाई 9, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो माइनस टी बाई आर सी इज इक्वल टू माइनस एल एन बाई 9, तो एल एन 9 आर सी। करेक्ट ऑप्शन इज सी। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आसान है, इसको भी आप देख लीजिए। सो देखिए ये जो क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें कह रहा है यहाँ से 1 एम्पियर भेज रहा हूँ, इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा, मुझे ये बताना है, यानी बेसिकली हम इसी में बताना है, ठीक है। एमीटर कितना होगा, तो अगर इसमें मान लेता हूँ x, तो इसमें कितना जाएगा x/2, और इसमें कितना जाएगा x/3, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी तरीके से जाएगा। तो इन दोनों का सम कितना है, इन तीनों का सम है x प्लस x/2 प्लस x/3, ये 1 के बराबर है अगर मैं इस जंक्शन की बात करूँ तो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 0.54 एम्पियर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको टास्क के लिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे भी इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो अब मुझे बताइए कि इसको कैसे सॉल्व करना है। कह रहा है कि मिनिमम होल्ड, मेरे को मैंने सॉल्व कर लिया है बाद में थोड़ा टाइम लगा के, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि आप फर्स्ट टाइम आप इसे सॉल्व करिए कि मिनिमम जूल हीटिंग के लिए 2 रेजिस्टेंसेज हैं ऐसे, इसको मैंने कनेक्ट किया है, और यहाँ से जो करंट जा रहा है ये I है, इसमें I1 चला गया R1 के थ्रू, तो इसमें कितना जाएगा, ताकि ये जो I2 होगा वो कितना होगा, ताकि जो हीट हो वो मिनिमम हो पूरे सर्किट में। If a signal passing through a gate is inhibited by sending a low into one of the orbit, the output is always high. The gate is always a NOR gate. आप लेकिन चेक भी कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा गेट होता है, आप गेट बना के भी चेक कर सकते हैं कि हाँ कौन सा गेट में ऐसा होता है कि कोई एक अगर लो दिया है दूसरा वाला आउटपुट हमेशा हाई ही होता है, तो ऐसा चेक कर सकते हैं आप। मुझे ख्याल से और गेट में भी ऐसा होता है, लेकिन एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए, किसी में भी आपको डाउट है बस मैंने आपको ये टास्क दिया है, आप इसे करिए। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 34, ठीक है। ये पेपर आपके पास होना चाहिए। इसको हमने कैसे सॉल्व किया, किरचॉफ जंक्शन रूल्स है इन तीनों में, यहाँ पर x, यहाँ पर x/2, यहाँ पर x/3, और फिर इसको सम कर दिया जो कि 1 एम्पियर के बराबर होगा। यहाँ पर ये तो बहुत ही सिंपल है, v इज इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस ई बाई टी बाई आर सी। ये भी बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन, इसमें तो कुछ नहीं था, इसमें रिजॉल्विंग पावर वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, इसमें एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड होता है, इसमें भी E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, E इज इक्वल टू एच न्यू। ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का डायरेक्ट एप्लीकेशन है, और CSCl एक सिंपल क्यूबिक लेटिस बोल रहा है तो उसमें हमेशा 1 ही एटम होंगे। यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स होगा हमेशा, इसका आप चेक कर सकते हैं, H का जो होता है वो Ml2T-1, और चार्ज का यानी E का क्या होता है A×T, तो आप चेक कर सकते हैं ईजिली। ये क्या करना है आपको, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल के इसको mc डेल्टा टी से इक्वेट करके निकाल लेना है, डेल्टा टी इजीली। यहाँ पर आपको डेल्टा s इज इक्वल टू ml/t यूज़ किया है मैंने, t दिया हुआ है, m दिया हुआ है, हर चीज़ दिया हुआ है। उसके बाद इसमें एडियाबैटिक कॉम्प्रेसिबिलिटी बीटा इज इक्वल टू माइनस ये यूज़ किया है, फिर जो आपके पास आइडियल गैस की इक्वेशन होती है वो यूज़ किया है, ठीक है। तो 1/p इसका आंसर आ जाएगा। बाकी ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कशन कर दिए हैं। आई होप कि आपको सारे सोल्यूशंस क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही इजी पेपर था, मुझे इतना मेहनत नहीं करना पड़ा, इवन आपको भी नहीं करना पड़ेगा, समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि जो JNU है वो कैसी यूनिवर्सिटी है और आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पर JNU एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, रिसर्च इंडेक्स सारे फैकल्टीज़ का बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं फेस होगी जो आप न्यूज़ चैनल में देखते हैं, जो आप मीडियाज़ में देखते हैं। उनका वो काम ही होता है ऐसा कि वो किसी एक कम्युनिटी को जो है पकड़ लेते हैं तो उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं, वो उसी के ऊपर क्वेश्चंस उठाते रहते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं वहाँ पर बहुत सारे प्रोफेसर्स को जानता हूँ, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं,
रिसर्च भी बहुत अच्छा होता है JNU में। कैंपस तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है, सबसे दिल्ली में या इवन नॉर्थ इंडिया में मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कैंपस है, ठीक है, 1100 एकर्स का। और मतलब बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट है आपके स्टडी एज वेल एज रिसर्च के लिए, तो आप उसे रिकमेंड कर सकते हैं। और इवन टॉप मोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है आफ्टर दी जो है आपके पास IISc और PHU, इन दोनों यूनिवर्सिटी के साथ साथ ये खड़े होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, फ़ीस भी बहुत नॉमिनल फ़ीस होती है JNU की, और MSc फिजिक्स का सिलेबस भी वाकई में बहुत अच्छा है। आप उसे ज़रूर जब पढ़ेंगे पहली बार तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और आपके इंटरेस्ट के बेसिस पर वहाँ हर सब्जेक्ट है, एस्ट्रोफिज़िक्स है, कॉस्मोलॉजी है, क्वांटम मैकेनिक्स है, हर सब्जेक्ट है, स्ट्रिंग थ्योरी है, हर सब्जेक्ट में वहाँ रिसर्च होता है। क्वांटम फील्ड थ्योरी है, कंडेंस मैटर फिजिक्स है, मटेरियल साइंस है, हर सब्जेक्ट में वहाँ रिसर्च होती है। फिर दूसरे नंबर पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि कट ऑफ की। देखिए कट ऑफ लास्ट ईयर क्योंकि ओनली 35 क्वेश्चन आए थे और इवन विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग। इस बार का पैटर्न चेंज हो गया है और पैटर्न मेरे ख्याल से 100 क्वेश्चन का हो गया है और नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उस हिसाब से आप कट ऑफ थोड़ा हाई ही मान के चलिए। तो मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो जनरल वाले को लास्ट एडमिशन 83 मार्क्स पे शायद मिला था। मैं 2 नंबर बढ़ा ही रहा हूँ तो कोई बात नहीं, आप बढ़ा के ही मान लीजिए। आपको भी इतना गेन करना पड़ेगा आउट ऑफ 100, यानी आपको एटलीस्ट 80 का सोच के जाना होगा जो जनरल कैंडिडेट है कि 80 मार्क्स का जो है मुझे सही करके आना है। और OBC वाला सोच सकता है कि 75 का मुझे सही करके आना है। SC वाला सोच सकता है कि उसे 60 के आसपास का सॉल्व करके आना है। अगर ST का है तो 45 to 50 उसे सोचना पड़ेगा कि मेरे सही हों। और EWS का भी जनरल की तरह ही आप मान लीजिए। तो कट ऑफ डिस्कशन भी हमने कर लिया। ज़्यादा आपको मतलब वो नहीं करना है कि हाँ इसको सोचना पड़ेगा, क्योंकि JNU के क्वेश्चंस होते हैं जो पहले हम जो 25-25 नंबर के आते थे, 25-25 जो क्वेश्चंस आते थे उस टाइम पर, वो बहुत अच्छे होते थे, जिसमें 5 ऑप्शंस होते हैं आपके पास, तो वो बहुत अच्छे होते थे। लेकिन अब पैटर्न वगैरह चेंज कर दिया। अब NTA इस एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज़ कराती है, वर्चुअल कैलकुलेटर भी आपको मिलेगा कंप्यूटर स्क्रीन में, तो सारी चीज़ें एप्लीकेबल होने की वजह से थोड़ा सा लेवल भी ईजी हो गया है। लेकिन क्योंकि कंपटीशन हर साल बढ़ता है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बैठने वाले बढ़ते हैं, तो कट ऑफ भी बढ़ेगा, ये क्लियर सी बात है। तो आपको उसी लेवल से तैयारी करनी है। और कोई सा भी डाउट है इन बिटवीन कि सर ये चीज़ कैसे होगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। DU BHU JNU का अलग एक टेलीग्राम ग्रुप है और उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर डिस्कशन करिए। कोई सा भी डाउट होता है पूछिए मेरे से, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। HCU पे यानी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ऊपर भी मैंने सोल्यूशन का सोचा है, उसके 75 नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं मोस्ट प्रोबेबली, और नेक्स्ट वीडियो में हम वो करेंगे, उसके ऊपर भी थोड़ा डिस्कशन होगा कट ऑफ वगैरह को लेकर और रिसर्च वगैरह को लेकर, ठीक है। सो आई होप कि ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिए। ख्याल रखिए अपना, घर पर बैठिए, क्योंकि इंडिया में दिन प्रतिदिन केसेस बढ़ रहे हैं और कंडीशंस मेरे ख्याल से अभी और ख़राब होने ही वाली है। तो घर पे रहिए, पढ़िए, और जब सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है तो आपको बाहर निकलने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। सो गुड बाय, टेक केयर।